बेटा अब तक जो है ना, अब तक तो यही बोला गया है कि ऑनलाइन ही होगा। बाकी आई हैव नो आइडिया, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, उन्होंने चेंज कर दिया। बट हाँ इतना श्योर है कि अगर 19 में ऑफलाइन होता तो अब तक पता चल ही जाता। यस मैम। क्या एंड ऑफलाइन करा ले ऑनलाइन करा ले, क्या ही है, प्रिपरेशन करके रखो। यस मैम, कैसे भी दे देंगे। है ना, यस प्रिपरेशन। मैम ने कहा था दोनों मोड में होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, वही सेम टेस्ट। हाँ, तो ऐसा हो सकता है जो बच्चे अब आ सकते हैं वो आके ऑफलाइन दे दो, जिनको लगता है कि नहीं हम नहीं आ सकते वो ऑनलाइन ही दे दो। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं। जिसको जहां पे कंफ्यूजन होगा वो पूछ लेना। ये चैप्टर भी हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस की बात करें, इस चैप्टर में से अराउंड 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इवन इससे ज्यादा भी आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन वेरी करता रहता है ये आपका हर साल। और अगेन जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में भी बताया है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सिर्फ ये 3 ही चैप्टर बचे हुए हैं ना हम लोगों के पास इकोलॉजी में। यस मैम। तो यही वो चैप्टर है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज कट हो गया, उससे भी काफी क्वेश्चंस आते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते, घुमाने फिराने का कोई केस नहीं बनता यहाँ पे। तो इन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से करना है। एंड द मेन थिंग, इन चैप्टर का जितना भी डेटा है उस डेटा को आप लोगों को साइड बाय साइड शॉर्ट नोट बना के लिखते चलना है। यस मैम। क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स अभी बना लोगे तो सही रहेगा, फिर नीट के टाइम पे बनाने चलोगे तो तब ये लगेगा कि भाई अभी हम पढ़ाई करें या फिर शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, यस मैम। चलो तो अब आता है इकोसिस्टम चैप्टर। तो एनीवन नोस कि इकोसिस्टम होता क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कोई आइडिया किसी को? बताया था मैम आपने, जितने भी बायोटिक है, बायोटिक होती है, इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी होती है, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। यस मैम। ये इकोसिस्टम ही है ना। तो इको एंड सिस्टम, अच्छा सिस्टम किससे बनता है? सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यस मैम। पढ़ा है ना सबने डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं। जब यस मैम। कोऑर्डिनेटेड फंक्शन जब दिखाता है तब उसको बोलता है हम एक सिस्टम। और वो सारे के सारे ऑर्गन अगर सिर्फ वो सिर्फ डाइजेशन का काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, वी विल कॉल इट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे भी हमारे एनवायरमेंट के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये आपका दिया गया था सर एजी टांसले के थ्रू इन 1935। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लिखना चाहो अपने सिर्फ शॉर्ट नोट बनाते चलो साइड बाय साइड कि मैम ने जो बोला कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, उसी को लिख लो बस। बाकी डिटेल्ड नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगी, बाकी एग्जैक्ट पूरे डेफिनेशंस वगैरह मत लिखने बैठ जाना, सिर्फ सुनना है और डेटा लिखते चलना है साइड बाय साइड। अब आती है कि भाई इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम इज अ बेसिक फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट है। बेसिक फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट जिसमें क्या होता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं एज वेल एज अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन क्या है, प्लस ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट इंटरेक्शन क्या है, उसको हम बोलते हैं आपका इकोसिस्टम। समझ आया इकोसिस्टम का डेफिनेशन सबको? यस मैम। इकोसिस्टम आपका छोटे से लेके बड़े तक हो सकता है, मतलब एक स्मॉल पॉन्ड से लेके एक लार्ज फॉरेस्ट, एक लार्ज सी तक हो सकता है। क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब है कि कहीं पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, वही उसका इकोसिस्टम बन जाएगा। जिस टाइप का हैबिटेट होगा उसी टाइप का उसका नाम दे देंगे। लैंड होगा तो लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाटर होगा पॉन्ड इकोसिस्टम, समुद्र होगा सी इकोसिस्टम, एक्वेरियम हो गया एक्वेरियम इकोसिस्टम। ठीक है, यस मैम।
तो पहली डेफिनेशन क्लियर, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम का साइज कितना वेरी कर सकता है, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, सर एजे टांसले ने ये टर्म दिया था। ऑल डन। Yes. अब आ जाते हैं इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन पे। सो वी कैन क्लासिफाई इकोसिस्टम इनटू टू पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन वी हैव, ये सुहानी। मैम इकोसिस्टम टर्म को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद द बायोटिक कंपोनेंट, लाइक पॉन्ड है तो पॉन्ड फिशेस रह रही है। Exactly, interaction between biotic component as well as biotic abiotic component. Yes, ma'am. तो biotic, because मैंने बोला ना organism interaction, so two organisms are biotic component. और organism environment के साथ कैसे interact कर रहा है वहां के, तो organism biotic, environment abiotic, तो abiotic biotic interaction हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारे पास दो टाइप्स हो सकता है। द फर्स्ट वन वी हैव नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो हमारे इकोसिस्टम नेचर ने बनाया है, उसमें ह्यूमंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो ह्यूमंस ने बनाए हैं। आर्टिफिशियल समझ लो मैनमेड इकोसिस्टम, जैसे कि क्रॉप फील्ड्स होते हैं या फिर एक्वेरियम होता है, ये नेचर ने नहीं बनाया है, ये ह्यूमंस ने बनाया है। नेचुरल इकोसिस्टम जो एग्जैक्टली नेचर ने बनाया है, उसमें आपका टेरेस्ट्रियल हो सकता है, मतलब लैंड वाला इकोसिस्टम, और वाटर के अंदर होगा वो एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सा हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, और डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर कौन कौन सा, जैसे कि पॉन्ड, लेक एंड स्ट्रीम्स, एंड सॉल्ट वाटर में आपका वेटलैंड, एस्चुअरीज एंड मैरीन। These three are। एस्चुअरीज क्या होता है? एस्चुअरीज क्या होता है बच्चों? एस्चुअरीज Oceans. जितने, हाँ, ओशियंस के जैसे ही होता है, ओशियन से भी थोड़ा बड़े साइज के होता है। मैम जब जैसे मैंने आपको गंगा को बोलेंगे या फिर ऐसे यमुना, ऐसे बोलेंगे। मैं सॉल्ट वाटर वाला होगा ना मैम, जहाँ पे बहुत सारे रिवर्स मीट करती हैं। एग्जैक्टली जहां पे रिवर्स स्प्लिट कर रही होती है, मतलब रिवर्स के अंदर अलग अलग जोन्स बने रहते हैं, उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं। वेटलैंड मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, वेटलैंड्स क्या होता है, वो एरिया जिसके अंदर सिर्फ पानी है लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। मेरीन, बड़े बड़े समुद्र। एस्चुरीज क्या होता है, एस्चुरीज आपका जहां से दो नदियां आ रहे थे, दो नदियों के मिलने से जब एक रिवर बनती है, उस पॉइंट को एस्चुरीज हम बोलते हैं, उस जगह को एस्चुरीज बोलते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. चलो, ये आप याद रहेगा ना पूरा का पूरा आपको? Yes, ma'am. चलो, अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? तो जो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम, मेरीन को मैं ओशियन बोल सकती हूँ यहाँ पे। यस हाँ मैम। मैम। सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम ये माना जाता है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। देखो इसको, मैम ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्यों है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हम इसको इसलिए कंसीडर करते हैं बिकॉज इसके अंदर, ओशियंस के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते हैं, वहां पे ह्यूमंस का कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई उनका डिस्टरबेंस नहीं होता है। Yes, ma'am. एज इट इज वो आपके रहते हैं जैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. चलो, अब आ जाते हैं हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है एंड एग्जैक्टली फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। वी ऑल नो हमारे इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब हमारे जितने भी लिविंग कंपोनेंट है वो सारे बायोटिक में, और एबायोटिक में Non-living. नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम के अंदर क्या है, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर रिजल्टिंग इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इकोसिस्टम बनता कैसे है, जब बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फिजिकल स्ट्रक्चर, विच इज जो इकोसिस्टम की एक स्ट्रक्चर बनाती है। फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस
within these components of the ecosystem. इसी इकोसिस्टम के फ्लो ऑफ एनर्जी, जो हम आपका फूड चेन फूड वेब के थ्रू समझेंगे कि कैसे एनर्जी फ्लो होती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक. हमें क्या करना है एक इकोसिस्टम के अंदर, मेन इसका काम आइडेंटिफिकेशन and enumeration of plant and animal species in an ecosystem, give it species composition. ये enumeration identification वाली लाइन से क्या समझ में आया? आइडेंटिफिकेशन तो समझ आ गया, उसको मतलब आइडेंटिफाई करना, और इनिमेशन का मतलब नहीं मैम. एक इकोसिस्टम हमने पढ़ा, मतलब एक इकोसिस्टम ने देखा, तो उस इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर कितने प्लांट की स्पीसीज है, कितने एनिमल्स की स्पीसीज है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक नंबरिंग देना. उससे मेरे को क्या पता चलेगा, गिव इट स्पीसीज कंपोजिशन. वहां पे मेरे को पता चलेगा किस किस टाइप की स्पीसीज है वहां पे. उसको आइडेंटिफाई करना, उनको न्यूमराइजेशन करना, नंबर देना कि भाई पर्टिकुलर ह्यूमोसेपियंस की इतनी स्पीसीज है वहां पे, और प्लांट की इस पर्टिकुलर राइजा सताइवा, पाइसम सताइवा, इन सब की ये स्पीसीज है. आइडेंटिफाई और एनुमरेशन. यस मैम. ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इसको पढ़ के देखो. हमारे पास इकोसिस्टम में ऑब्वियसली दो ही कंपोनेंट है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक. बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट. बायोटिक के अंदर सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स मतलब सारे ऑटोट्रॉफिक होंगे, मतलब सारे प्लांट्स जो होंगे वो ऑटोट्रॉफिक होंगे. प्लांट्स प्रोड्यूसर्स के अंदर आएंगे. देन वी हैव कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स अगेन आपके 4 टाइप्स के हो सकते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, वो हमेशा क्या होंगे, बिकॉज वो वेजिटेरियन होंगे, हर्बीवोर्स होंगे. फिर हर्बीवोर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी को खाने वाले क्वाटरनरी. एंड फिर उसके बाद बिकॉज हर एक एनिमल, चाहे वो टाइगर हो कोई भी हो, बड़े से बड़ा एनिमल, एंड में जब उसकी डेथ हो जाती है उसको कौन खाता है? डिकम्पोजर. अनश्व ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी से इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में ना बहुत डिटेल्ड दिया हुआ है बेटा. ये शॉर्ट नोट से पढ़ के आप लोग खुद से एक बार उसको रीड करोगे ना, आपको समझ में आए, क्योंकि डेटा हमें याद रखना है इसका. यस मैम. मैम जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं वो किसमें आएंगे? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आपके होते तो प्रोड्यूसर्स ही हैं एक टाइप से, लेकिन हम उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स में रख लेते हैं. ओके मैम. कार्निवोर्स में भी आ जाते हैं बिकॉज वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं. लेकिन इंसेक्ट उनकी प्राइमरी नीड नहीं है, वो मिनरल्स वगैरह के लिए लेते हैं इंसेक्ट्स को सिर्फ. फूड तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनाते हैं. ओके मैम. प्राइमरी नीड उनकी फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनने वाला फूड ही है. मैम तो फिर वो ऑटोट्रॉफ में ही आएंगे ना, प्रोड्यूसर में. हाँ, ऑब्वियसली वाटर ड्रॉप नहीं आएंगे, लेकिन एक्सेप्शनल केस है क्योंकि वहां पे इंसेक्ट्स को भी खा रहे हैं, बट फॉर देयर मिनरल्स नीड, मिनरल्स की नीड को पूरा करने के लिए. ऐसे ही हमारे पास देखो ऑटोट्रॉफ्स के 2 टाइप से हो सकता है, फोटोट्रॉफ एंड कीमोट्रॉफ. फोटोट्रॉफ जो लाइट का यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, कीमोट्रॉफ जो केमिकल कंपाउंड को यूज करके उनसे जो एनर्जी मिल रही है वो ले रहे हैं. और एबायोटिक में तो हमें पता ही क्या आएगा, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सोइल, ये सारी चीजें हमारे एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगी. डन यहाँ तक सबको? यस मैम. अब तक हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया था? सर एजी टांसले ने 1935. ठीक है. फिर उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखा. इसके अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करता है एज वेल एज अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं. और इकोसिस्टम का साइज पॉन्ड से लेके एक लार्ज सी तक हो सकता है. इकोसिस्टम 2 टाइप के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं. आर्टिफिशियल में सिर्फ और सिर्फ क्रॉपफिड और एक्वेरियम आएगा, और नेचुरल वाले में आपका फॉरेस्ट और ग्रीनलैंड एंड डेजर्ट. अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल की, अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक की, तो उसके अंदर आपका फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर हो जाएगा. देन उसमें पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, मेराइन, ये सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है. देन हम लोगों ने फिर इसका कंपोनेंट्स देखे इकोसिस्टम के, वो बायोटिक, एबायोटिक, उसकी डेफिनेशन एंड सारे टेबल्स आपके सामने हैं. देन इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग.
ऐसे समझना इसको, लेयरिंग। इसके अंदर क्या होता है ना, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं हम अलग अलग स्पीसीज का, जो अलग अलग लेवल ऑक्यूपाई कर रही होती है। इसका एग्जांपल, जैसे मेरे पास सबसे छोटे प्लांट है, फिर मैंने उससे बड़े प्लांट रख दिए, फिर उससे बड़े प्लांट्स रख दिए, देन उससे अगेन और बड़े वाले प्लांट, फिर बड़े साइज के ट्रीज आ गए। तो एक वर्टिकल लाइन बन रही है, नहीं बन रही है ऐसे? यस यस मैम। यस मैम। मैम। बच्चों को बनाए, इसी को ही हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इस अरेंजमेंट को, दिस अरेंजमेंट जिसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का होता है, ये आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी पाया जा सकता है, जहां पे आपके ट्रीज जो होता है ना, वो ऑक्यूपाई करता है सबसे टॉप मोस्ट लेवल वर्टिकल लेयर में, वर्टिकल स्ट्रेटा में। फिर उसके बाद श्रब्स, देन हर्ब्स, देन छोटे छोटे ग्रासेस, ऐसे ही आपका है। तो सबसे ऊपर ट्री, देन फिर आपका श्रब्स, देन हर्ब्स एंड देन ग्रासेस। समझ आया स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? लेयरिंग होना। यस यस मैम। मैम। और यहाँ पे एक और चीज भी तो होती है ना, कि भाई जब भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है तो सबसे बड़े साइज का जो ट्री है वो क्या करता है, वो बेचारा हमारे छोटे छोटे ग्रासेस, उनके पास लाइट नहीं आने देता प्रॉपरली, क्योंकि यस भाई मैम। सन से लाइट आ रही है, उसकी छाया में नीचे वाले प्लांट्स को नहीं मिलेगी। तो जो नीचे वाले प्लांट्स होते हैं, छोटी साइज वाले प्लांट होते हैं, इनके अंदर एडेप्टेशन आ जाता है। क्या एडेप्टेशन आ जाता है कि भाई कम से कम सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सनलाइट तो हमेशा कमी मिलेगी, किसी दूसरे प्लांट की छाया में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन लेयर्स पे पूछा हुआ था कि सबसे टॉप लेयर कौन होगा, सबसे टॉप स्ट्रेटा में कौन होगा? ट्रीज, देन shrubs, then herbs and then ग्रास। कोई डाउट है नशवा? नहीं मैम, फ्रेश हो गया था वो अब बटन। आता है कि भाई हमारे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे टॉपिक कौन सा, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसके कंपोनेंट्स देख लिए, और इकोसिस्टम के अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को देखने के लिए मिलता है, हमने वो समझ लिया। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन, कि भाई ये इकोसिस्टम के मेजर मेजर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला, इकोसिस्टम से हमको क्या मिलता है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो होता है यहाँ पे, एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में बहुत कॉमन से टॉपिक्स है यहाँ पे इस चैप्टर में। प्रोडक्टिविटी, भाई प्लांट है, प्लांट से हम लोगों को क्या मिलेगा? किसी भी इकोसिस्टम से प्रोडक्टिविटी मिलेगी। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेड कर देना, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। किसी की भी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन ही तो चलता है, वो भी इकोसिस्टम में ही होता है। एनर्जी फ्लो होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में, या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था। यस मैम। आ रहा है सबको समझ में? मैम फोटोसिंथेसिस तो आ गया ना न्यूट्रिशन साइकिल के अंदर। न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस इकोसिस्टम में थोड़ी ना चल रहा है, फोटोसिंथेसिस इकोसिस्टम में थोड़ी ना चल रहा है, फिर वो मैम एक उसका पार्ट है, पार्ट, प्रोड्यूसर्स की नीड है, वो नीड, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। देखो फिर से समझो इसको, इकोसिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है। जैसे मेरा फंक्शन क्या है? मेरा फंक्शन है कि भाई मुझे बच्चों को खुद पढ़ना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों से अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकलवाना है। तीन फंक्शन हो गए मेरे। आप लोगों का काम क्या है कि स्कूल जाना है, स्कूल आके क्लासेस लेनी है, सेल्फ स्टडी करना है और एग्जाम क्रैक करना है, ये आपका फंक्शन हुआ ना। ऐसे ही हमारा कोई इकोसिस्टम है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसका फंक्शन क्या है? भाई फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज है वो हमको क्या दे, हमको अच्छे अच्छे फ्रूट्स, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स बना के दे, प्रोडक्टिविटी करे। उसके साथ साथ वो डिकम्पोजिशन भी कराए सब्सटेंसेस का, डिग्रेडेशन में भी हेल्प करे, एनर्जी उनके अंदर फ्लो होगी, कोई प्लांट को खाएगा तो वो हर्बीवोर में जाएगा, हर्बीवोर से आगे एनर्जी फ्लो होगी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी वो कराएंगे, जैसे नाइट्रोजन साइकिल चलती है। यस मैम। तो उसका फंक्शन हो गया ना। यस मैम। आया समझ में? बताओ जल्दी से। यस मैम। अब आता है हमारे पास सबसे पहला इकोसिस्टम, हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोड इकोसिस्टम के बारे में। पोड तो सबको पता होगा, पोड क्या होता है। यस मैम। तो सबसे पहले इन्होंने लाइन लिखी है, इट्स अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट क्या होती है? सेल्फ में मतलब खुद में ही मैम।
मैम वो ऐसे यूटिलाइज करना कि हम भी कर पाए यूज और आगे वाली जनरेशन भी। हाँ, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना कि भाई किसी भी चीज को ऐसे यूज करो कि वो आप उसको बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश ना कर दो, उसको एक लिमिट में यूज करो ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। हो पढ़ा होगा ना थोड़ा छोटी क्लासेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि मैम अभी हम जो बायो की बुक पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो हमारी आगे की जनरेशन है कि तो हम उसे यूज करने के लिए अच्छे से पढ़े, मतलब इतनी खराब नहीं नहीं, इतना सस्टेनेबल नहीं होना, खराब करनी है बुक। नहीं मैम, काम तो आ ही सकता है मैम। काम आ सकता है, ये बात है, लेकिन आप उसको हाईलाइट अपने अकॉर्डिंग करके चलना, ये नहीं बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना बुक को। आप अपने अकॉर्डिंग तो यूज करके चलना, अपनी नीड पूरी करना, लेकिन सामने वाली की नीड को भी ध्यान रखते हो। मतलब आप हाईलाइट करना उस बुक को अच्छे से, लेकिन पेंसिल से, ताकि सामने वाला उसको रफ करके फिर से यूज कर ले। हुआ ना सस्टेनेबल? यस मैम। नेक्स्ट लाइन क्या नेचुरल लिखी है? पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी विद ऑल बायोटिक, मतलब ये एक ऐसी बॉडी है पॉन्ड जिसके अंदर बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट पाया जाता है। पढ़ो जरा कौन कौन से बायोटिक कौन कौन से एबायोटिक पाया जाता है। प्रोड्यूसर्स, अब एक चीज याद रखना बिल्कुल माइंड में, जब भी हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ेंगे वहां पे प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हर्ब शर्ब्स ये सब होंगे, लेकिन अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ते हैं वहां पे प्लांट्स नहीं होते, बिकॉज पानी के अंदर प्लांट थोड़े ना होता, वहां पे फाइटोप्लैंक्टन। एनिमल्स की बात करेंगे जू प्लैंक्टन, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं वहां के एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फाइटो प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स। ये वाली टर्म से आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में हमारे पास है फाइटोप्लैंक्टन, उसमें कुछ एल्गी भी हो सकती है, कुछ फ्लोटिंग वाटर भी प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ सबमर्ज प्लांट भी हो सकते हैं, या फिर मार्जिनल प्लांट भी होते हैं जो होता है ना वाटर बॉडी के ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे लगे रहते हैं। कुछ ऊपर बहते हुए पानी होंगे, कुछ बिल्कुल सबमर्ज होंगे नीचे। अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर्स हो सकता है एक एक्वेटिक बॉडी के अंदर। वहां पे कंज्यूमर क्या होंगे? ऑब्वियसली कंज्यूमर में तो फिशेज ही मिलेंगी। सबसे पहले जू प्लैंक्टन होगा, फिर फ्री स्विमिंग, बॉटम ड्वेलिंग, मतलब जो फिशेस वगैरह होंगे वो फ्री स्विमिंग होंगी, बॉटम ड्वेलिंग कुछ भी हो सकती है। बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स मतलब जो बिल्कुल पानी के बॉटम में ही रहती है, हमेशा फ्रीली स्विमिंग करती है। और डिकम्पोजर्स भी होंगे, फिर फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, ये सब आपके बायोटिक कंपोनेंट है बॉन्ड इकोसिस्टम का। एबायोटिक में अगेन वही सॉइल होगा, वाटर होगा, गैसेस होंगे, सन होगा, एंड सन की आने वाली लाइट मतलब एंड आपका सॉइल होगा। देखो अब आता है कि भाई हमारे जो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यस मैम। ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स है जो क्या कर रहा है, जो फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं है, तो क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल आर कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन बाय द ऑटोट्रॉफ। मतलब ऑटोट्रॉफ्स कौन से टाइप के हो गए? कीमो ऑटोट्रॉफ हो गए, नहीं हो गए? यस मैम। और ये जनरली कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहाँ पे पाए जाएंगे? बिल्कुल पॉन्ड के डीप साइड में, क्योंकि हमें पता है सन की लाइट जो होता है एक लेवल तक ही पेनिट्रेट कर पाती है ना वाटर बॉडी को। यस मैम। बिल्कुल डीप तक नहीं जा पाती, तो जहाँ पे सन पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे सन की लाइट, वहां पे कीमो ऑटोट्रॉफ्स पाए जाएंगे। और सरफेस वाले जो प्लांट्स होंगे वो सनलाइट के थ्रू ऑटोट्रॉफ्स बन के रहेंगे। तो हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं, यही हेटेरोट्रॉफ्स किनको? ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम कर लेंगे। और डिकम्पोजर्स जो होंगे, डिकम्पोजर्स क्या होगा? जो प्लांट है वो डेड हो गया है, उसकी डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। ये वाली लाइन समझ में आती है? जैसे भाई एक प्लांट है यस मेरे पास, इस प्लांट को आके रेबिट ने खा लिया, तो एनर्जी क्या हुई प्लांट से? रैबिट में रैबिट भी चली क्या ये एनर्जी वापस रेबिट से ट्री में जा सकती है? गई मैम। हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो याद रखना है, ठीक है। यस मैम। अब आता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई यही वो पार्ट है जिससे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100%, मतलब भाई ऐसा नहीं हुआ से कि इस वाले पार्ट में से क्वेश्चन ना आया हो।
प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये हमारी इकोसिस्टम का मेजर फंक्शन है। देखा था ना, पहला फंक्शन प्रोडक्टिविटी था, यस देन मैम। डिकम्पोजिशन, देन एनर्जी फ्लो और देन न्यूट्रिएंट साइकिल। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मैम जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जो मैटर प्रोड्यूस करते हैं मैम उसी को इफिशिएंट, प्रोडक्ट। हाँ हाँ सुहानी बताओ। मैम इफिशिएंट वर्क करना प्रोडक्टिविटी होती हाँ है उसकी। प्रोडक्टिविटी मतलब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों में से कितने बच्चे नीट क्लियर कर पाओगे, तो मेरी प्रोडक्टिविटी हुई ना वो। यस मैम। आप यस लोग मैम। एक्टिविटी है। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई प्लांट है, तो पूरा का पूरा प्लांट अब मैंने आप लोगों को 1 साल पढ़ाया, टाइम में देखा जाएगा कि 1 साल मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, उसमें से कितने बच्चा है, तो दैट्स माय प्रोडक्टिविटी, कि मैंने कितना प्रोडक्शन किया इतने टाइम पीरियड के अंदर, इतने टाइम में कितना प्रोडक्शन किया। सेम यहाँ पे कि भाई मेरे पास जो प्रोड्यूसर्स है ना, वो प्रोड्यूसर्स कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, द रेट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। इतने एरिया, लेट सपोज मेरे पास ये एरिया है एक 10 एकड़ का है, ठीक है, और मैं चेक कर रही हूँ कि भाई 1 ईयर में इसने कितने शुगर केन ग्रो कराए, 10 टन ही शुगर केन ग्रो कराए, तो इसकी प्रोडक्टिविटी हो गई। यस मैम। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में यूनिट पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी देख रहे हैं, किलो कैलोरी, एरिया मीटर स्क्वायर और टाइम ईयर में, ठीक है। ये यूनिट्स होती है ना, सीजीएस समथिंग करके, सीजीएस एमएचएस कुछ ऐसे बोलते हैं। मैम। यस मैम। फिर इसको किलो कैलोरी या फिर इसको ग्राम में ले लो, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, बातें एक ही है ना। ये यहाँ पे इन्होंने स्लैश लगा दिया, यहाँ पे कोई ऊपर ले उठा के ले गए डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो माइनस में हो गया, तो बेसिक्स ही मैथ्स है, यस मैम। यस। ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कितना बायोमास का प्रोडक्शन किया गया पर एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में और इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अमाउंट ऑफ बायोमास वो रेट है, देखो दैट्स रेट, रेट पता है ना हमेशा टाइम की रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यस मैम। और अगर हम सिर्फ उसको चेक करें कि कितना प्रोडक्शन हुआ, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। मतलब फोटोसिंथेसिस किया किसी प्लांट ने, फोटोसिंथेसिस करके उसने कितना प्रोडक्शन किया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, कितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस किया, दैट्स नॉन एज प्राइमरी प्रोडक्शन। फिर उसी प्लांट को कोई दूसरा एनिमल खाएगा, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो, उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सिंपली याद रखना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, प्लांट्स की, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, एनिमल्स की। प्राइमरी प्लांट्स, सेकेंडरी एनिमल्स। ये सुहानी। मैम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी है उनकी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में न्यू ऑर्गेनिक मैटर कैसे आ रहा है, वो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर जो कि कंज्यूमर्स ने अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के अंदर जाएगा कहाँ से, प्लांट के अंदर से ही जाएगा। तो प्लांट के अंदर से उनकी बॉडी के अंदर जितना एक्यूमुलेट हुआ, जितना उन्होंने गेन किया, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मैम जितना उनसे हमने नया ऑर्गेनिक मैटर नया कंटेन नहीं किया है। बनेगा, नया नहीं बनेगा, जितना उन्होंने इनटेक कर लिया प्लांट से, क्योंकि खुद से तो बना नहीं सकते, किसी दूसरे सोर्स से इनटेक करेंगे, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी फॉर प्लांट, सेकेंडरी फॉर एनिमल्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का भी यूनिट देखना कितना होगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। मैम एक बार और बता दो मैम। देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम।
ठीक है। Yes, अगर ma'am. यही प्रोडक्टिविटी हम प्लांट्स की देखिए कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम यही प्रोडक्टिविटी एनिमल्स की देखिए कि भाई एनिमल्स नया ऑर्गेनिक मैटर कितना बना पा रहे हैं, उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। Yes, ma'am. ये होगा। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है कि भाई एक तो हुआ कि भाई मेरे पास प्लांट है, उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके 10 किलो कैलोरी एनर्जी बना लिया अपने अंदर, वो तो उसका हुआ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब उसने इतना बनाया। अब भाई वो इतना 10 किलो कैलोरीज बना रहा है, वो खुद भी तो रेस्पिरेशन करता है ना, खुद भी तो बहुत Yes. सारे प्रोसेस चलता है, तो खुद उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर लिया। लेट सपोज उसने 2 किलो कैलोरी यूज कर लिया, तो फिर वो नेक्स्ट कंज्यूमर को कितना ट्रांसफर करेगा? सिर्फ 10 में से 2 को 8 किलो कैलोरी करेगा ना, तो 8 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर कितना स्टोर है आगे देने के लिए। ग्रॉस जितना उसने बनाया, नेट सारा यूज करने के बाद उसके अंदर कितना बच गया आगे ट्रांसफर करने के लिए। Yes, ma'am. आया प्राइमरी जीपीपी एनपीपी समझ में सबको? Yes, ma'am. आ गया. अब एक क्वेश्चन है मेरा, सबसे हाई जीपीपी किस एरिया का मिलेगा? मैम Yes, फॉरेस्ट का, कौन से वाला फॉरेस्ट का? अमेज़न फॉरेस्ट, Amazon rainforest, and which is also known as tropical rainforest. Yes, ma'am. मैम इसे लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं ना? हाँ, lung of the planet. High GPP किसका? अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर अमेजोन रेन फॉरेस्ट, कुछ भी लिख लेना, क्योंकि भाई स्पीसीज ज्यादा है यहाँ पे, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब पढ़ो इसको, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है क्या? पढ़ो जल्दी जल्दी से। It is the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem. और कुछ जीपीपी प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया, किसमें? अपने रेस्पिरेशन में। सुहानी, मैम जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, यहाँ पे प्लांट भी रेस्पिरेशन लॉसेस कर रहे हैं और जो हेटेरोट्रॉप्स है वो भी कंजर्व कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास जैसे मैंने एग्जांपल बताया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतना बनाया, प्लांट का सिर्फ नीड क्या है? अपनी रेस्पिरेशन में उसको एनर्जी लगती है। क्योंकि आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर पढ़ा है, प्लांट फिजियो में आपने पढ़ा ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का हमारा वन एंड ओनली डिमांड क्या था? एटीपी, NADPH वगैरह ये सब बनाते थे, NADPH ATP ये बनाते थे, और फिर इन्हीं को हम, इन्हीं NADPH ATP को हम ग्लाइकोलाइसिस में यूज करते थे नहीं करते थे? तो ये एनर्जी बना रहे हैं सनलाइट के थ्रू, फिर उसको रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन यूज करें, इसके अलावा और कहीं एनर्जी यूज नहीं करता है प्लांट्स। No, ma'am. तो इन्होंने सिर्फ 2 किलो कैलोरी यूज कर लिया और 8 किलो कैलोरी अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया कि भाई कोई कंज्यूमर आके मेरे को खाएगा तो 8 किलो कैलोरी ले लेगा मेरी बॉडी में से। तो इसका मतलब जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, उन कंज्यूमर्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर जाएगा वो कितना जाएगा? 10 किलो कैलोरी। तो वही उसकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? Yes, ma'am. तो यही इनके पास, इनकी बॉडी में अवेलेबल बायोमास है फॉर द कंजप्शन की हेटेरोट्रॉफ उनसे कंज्यूम करेंगे, कंजप्शन यूज फॉर हेटेरोट्रॉफ्स। और निकालेंगे कैसे इसको? NPP is equals to GPP minus R। R क्या है? R is the respiratory loss। NPP ही हेटेरोट्रॉफ्स के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है। फिर मैम जो कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स आएगा वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आएगा ना? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आएगा। तो मैंने मिक्स कर दिया था।
बहुत क्वेश्चन आता है बच्चे जीपीपी एनपीपी में। हम न्यूमेरिकल GPP निकालना होगा, क्या क्या? मतलब निकालना होगा ना उसका नेट ग्रोथ सैलरी, मतलब न्यूमेरिकल वैसा आएगा ना। मेडिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। मैम मैम जीपीपी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी सेकेंडरी। हाँ, जीपीपी प्राइमरी हो गया, एनपीपी सेकेंडरी हो जाएगा। ओके ये सीमा। मैम इस बार भी नीट में क्वेश्चन पूछा था कि जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, तो आर बताओ, आर क्या है यहाँ पे? एनपीवी माइनस जीपीवी हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, बहुत बार। आर लिखा तो यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉसेस, मतलब वो पूछा होगा। और हाँ वही पूछा था। रेस्पिरेशन लॉस। ठीक है, अब आते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। सिंपली सोचो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किससे हो रही है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए भाई हमको, वाटर चाहिए, ये सब चाहिए ना। मैम अब देखो, पहला फैक्टर प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है प्लांट, उसकी हम बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन हो सकता है। पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर वी हैव सनलाइट। सनलाइट कम होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यस मैम। सनलाइट ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी वही लिखा हुआ है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप लोगों को याद होगा कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस कितना टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो जहां पे भी एंजाइम्स का यूज हो रहा होगा वहीं पे ही, जैसे वो याद है ना C3 साइकिल, C4 साइकिल, एंजाइम यूज होता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो एंजाइम्स की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हमारा फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। होगा नहीं होगा? ऐसे ही मॉइस्चर होगा कि भाई अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर हमें क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए। तो अगर मेरे को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ानी है तो मेरे को क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी चाहिए। प्लांट एक ह्यूमिड नेचर में होना चाहिए। जैसे डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है तो वहां पे लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि सॉइल नहीं होती वहां की। तो तीनों पॉइंट क्लियर है फोटोसिंथेसिस वाले पॉइंट से बात करके? यस मैम। ठीक है, फिर इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट किस में मिलता है? सॉइल्स के अंदर मिलता है। जितनी ज्यादा सॉइल मेरी न्यूट्रिटिव होगी, जितनी ज्यादा सॉइल फर्टाइल होगी, उतनी ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। यस मैम। फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी क्या होती है? फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी का मतलब होता है कि भाई हमारे प्लांट के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि कितनी सनलाइट को ट्रैप कर पा रहा है। और सनलाइट ट्रैप करने के लिए वी नीड मोर एंड मोर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो कुछ प्लांट के अंदर ज्यादा इफिशियंसी होती है ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करने की। जैसे एग्जांपल देते हैं हमको शुगर केन। अगर आप शुगर केन की प्रोडक्टिविटी की बात करो ना तो ये 204 kg/m² इसकी नेट प्रोडक्टिविटी होती है। नेट हमें प्रोडक्टिविटी याद करना है। कर लेना याद, एक बार PYQ में आया हुआ था क्वेश्चन। मैम सबसे ज्यादा इसी की होती है ना, शुगर केन की? सबसे ज्यादा शुगर केन की होती है। ओके अभी मैम। पर ईयर है। क्या? नहीं, पर मीटर स्क्वायर, मीटर। ये एक साल में हो रहा है ये इतनी प्रोडक्टिविटी या एक मंथ में? एक साल में, साल में। साल में जब भी हम डेट में निकालेंगे तो ईयर वाई में निकालेंगे। ओके मैम। ठीक है, ये शुगर केन का 204 kg/m²। ठीक है। अच्छा, एक और होता है जिनके पास सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है सोलर एनर्जी, सन को ट्रैप करने की। किसके अंदर होती है? एल्गीज में। एल्गी 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 ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एल्गी। एल्गी में भी मैम क्लोरोफाइस ही होगा ना? हाँ, सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है इनके सन को ट्रैप करने की, सन की लाइट को ट्रैप करने की। सो दे एक्यूमुलेट मोर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बता दिया। एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो 170 बिलियन टन
ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये प्रोड्यूस करते हैं। ऑफ दिस ओशियन कितना ऑक्यूपाई करते हैं? 70% ऑफ द सरफेस, मतलब पूरे अर्थ का 70% ओशन ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और ओशियंस की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 मिलियन टन है, ओनली 55। क्योंकि देखो ना, मोर देन 50% एरिया तो ओशियंस लेके रख रहे हैं, यस और ओशियंस ही सबसे ज्यादा हाई इकोसिस्टम वो है, मतलब मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत कम है। तो मोर देन 50% अगर ये एरिया ले रहा है तो भाई एटलीस्ट मोर देन 50% तो देता हमको प्रोडक्टिविटी। यस मैम। नहीं दे रहा है, बट सिर्फ 55 बिलियन टन दे रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्यों नहीं देता इतनी प्रोडक्टिविटी है? क्योंकि ओशियंस के अंदर प्रोड्यूसर्स लाइट बिल्कुल बॉटम में होते हैं, और वहां पे सन की लाइट ही नहीं जा पाती, बिकॉज मेन रोल किसका है? ऑब्वियसली सनलाइट का। यस मैम। रोल से कुछ नहीं होता, वी नीड सनलाइट भाई, सनलाइट मिलेगी तभी होगा। यस मैम। या यस मैम। ओके, आई गेस बच्चों आप लोगों का 19 नवंबर में ऑफलाइन होगा टेस्ट। क्या मैम? मैम टाइमिंग मैम ये फोन पे लेंगे या फिर OMR? हमारे पे होगा ना मैम, फोन पे मत लेना। मैम इस बार OMR मैम OMR पे, और फिर हमें 2-3 दिन बाद रिजल्ट बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो OMR पे ले लेंगे। OMR पे रखो है ना, फोन पे बेकार रहता है। मैं एक बार ना फिर से कंफर्म कर, बिकॉज एक दो ग्रुप्स में ना इंफॉर्मेशन आया है। मैम आप आओगे? मैं दिसंबर में आऊंगी, दिसंबर एंड वाले टेस्ट में। अब तो हवा भी सही होगी बारिश के कारण। हाँ बेटा, तो थोड़ा खुशबू मैम पोल्यूशन आएंगी। कराओ तब आओ। मैम खुशबू मैम भी तभी आएंगी। मैम पॉल्यूशन कम हो गया। मैम 19 वाले एक बार कंफर्म कर देना ग्रुप में। हाँ मैं एक बार ना ग्रुप में कंफर्म कर दूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम कौन कौन से Yes, ma'am. फैक्टर्स होते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? चलो फिर नेक्स्ट वी हैव डीकंपोजिशन। व्हाट इज डीकंपोजिशन? डिग्रेड करना, किसी चीज को ब्रेक डाउन कर देना, है ना? तो डेफिनेशन देख लो भाई, क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल है। यस डिकम्पोजिशन, और वो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन कराते हैं दोज आर नोन एज डीकम्पोजर्स, है ना? जैसे होता है ना, वेस्ट मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक डिग्रेडेबल एक नॉन डिग्रेडेबल। तो डिग्रेड किसकी वजह से होता है? इन्हीं डिकम्पोजर्स की वजह से तो डिग्रेड होता है। यस मैम। अच्छा वो बोल रहा है, मैंने कंफर्म किया है, बोल रहा है कि अभी बोला गया है ऑफलाइन में, बट श्योर नहीं है। ओके मैम। बट आप अपनी प्रिपरेशन रखना यस मैम। ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन में आता है तो सही है, ऑफलाइन में आता है तो वेल एंड गुड। हम कैसे भी आए प्रिपरेशन वैसे ही रखेंगे। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन कराते हैं उनको बोलते हैं हम डिकम्पोजर्स या फिर डेट्राइटर्स। द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इंक्लूड डेड प्लांट्स, जैसे कि डेड प्लांट की लीव्स, बाग, फ्लावर, ये सब, इन सब पार्ट्स को जब हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डेट्राइटर। डेट्राइटर्स का मतलब वो डिकम्पोज जो मटेरियल होता है उसको हम डेट्राइटर्स बोलते हैं। डिकम्पोजिशन क्लियर, डिकम्पोजर्स एंड डेट्राइटर्स क्लियर, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन में हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी स्टेप्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करोगे? आपके सामने लेट्स सपोज ये कोई मटेरियल है, इसको आपको डिग्रेड करना है, तो आपका पहला चीज क्या होगा? इसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देना। यस मैम। फ्रेगमेंट कर दे। सबसे पहले आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कौन कराता है? फ्रेगमेंटेशन डन बाय अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म फ्रेगमेंटेशन कराता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है डेट्राइटस को। फिर उसका हम लीचिंग कराते हैं। लीचिंग क्या में क्या होता है? जितने भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबलाइज हो सकते हैं, क्योंकि
डिकम्पोजिशन ये थोड़े ना लैब वगैरह में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, लैंड पे चल रहा होगा ना, यस मैम। एक सॉइल एरिया के बाद। तो यहाँ पे सब्सटेंस पड़ा हुआ था, तो पहले छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक हुआ और फिर इसके अंदर जितना भी वाटर सोल्यूबल पार्ट है वो सारा का सारा सॉइल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, सॉइल के डीप लेयर्स में जाना शुरू हो जाएगा और वहां पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। यस सुहानी। मैम जो अर्थवर्म है वो फ्रेगमेंटेशन कर रहा है डिकेइंग मैटर पे, तो वो उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स भी लेगा। उसी से अपने वो न्यूट्रिएंट्स भी ले लेगा, लेकिन उसका मेनली जो रीजन होता है न्यूट्रिएंट्स लेना नहीं होता है, उसका काम ही ये होता है कि वो सब्सटेंसेस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। मैम उसका वही फूड होता है फिर। आप वो क्या खा सकते हैं, इंसेक्ट्स भी खा सकता है ना। यस मैम। और अब आप खुद सोचो, हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को भी वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर रहा, अब इसको कन्वर्ट नहीं किया उसने, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब उसको ब्रेक करता है ना, उसी टाइम पे वो उसमें से कुछ कुछ पार्टिकल को कंज्यूम कर लेता है। जैसे कि अगर वो प्लांट है तो प्लांट में उसकी रूट्स को ले लेता है या फिर उसकी लीव्स होते हैं जो डिके हो चुकी है बिल्कुल, मतलब डेट्राइटस को ही खाता है ये, लेकिन उसका डीके पार्ट को तो क्या करता है ना, उसको फ्रेगमेंटेशन करने के पीछे इसका रीजन क्या होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के वो वहां पे वो पार्ट सर्च करता है जो डीके हो चुका है कहीं काफी हद तक। यस मैम। जैसे होता है ना मैन्योर्स बोल सकता है, ये एनिमल मैन्योर्स को खाता है। मैम ये अनअवेलेबल सॉल्ट्स का मतलब क्या होगा? बता रही हूँ बेटा अभी, ये समझ में आया सुहानी। यस मैम। उसका मेन रीजन छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, इसलिए ताकि वो वहां से अपने काम का सब्सटेंस, अपने काम का फूड सर्च करके उसको खा पाए। ठीक है, तो पहला प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन, और सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल के डीप लेयर में चले जाएंगे और वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एकदम अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में। अनअवेलेबल सॉल्ट का मतलब ऐसे सॉल्ट्स, ऐसे बिकॉज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से सॉल्ट्स बनता है ना। सॉल्ट क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है सॉल्ट भी आपके। तो अनअवेलेबल सॉल्ट मतलब ऐसे वाले सॉल्ट है जो आपको अवेलेबल नहीं होंगे इन फ्यूचर, आपके किसी यूज के नहीं है, यूजलेस सॉल्ट्स होंगे ये, क्योंकि डिकम्पोजिशन में हमको ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कराना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि भाई जो ऑलरेडी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसको हटा देंगे वहां से। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फिर लीचिंग करेंगे, देन उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होंगी, कैटाबॉलिज्म उसका स्टार्ट होगा। कैटाबॉलिज्म में आपके पास बैक्टीरियल या फिर फंजल एंजाइम्स क्या करेंगे, डेट्राइटस को मतलब ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। देन आपका ह्यूमिफिकेशन स्टार्ट होगा। ह्यूमिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक को आपने इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया है ना, अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको एक डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस में दिखाई देगा कुछ, उसी डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस को हम ह्यूमस बोलते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है, इसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शंस वर्क नहीं करते एंड अंडरगोज decomposition at an extremely slow rate is called humification। अभी बोलता है डिग्रेडेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। यस मैम। Humus being colloidal is reservoir of nutrients। अब यही ह्यूमस, बिकॉज हमने ऑर्गेनिक को अब इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कराया, वही सब्सटेंस हमें रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब होता है ना सॉइल को हम बोलते हैं कि भाई सॉइल न्यूट्रिशियस है, सॉइल के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट है, तो यही ह्यूमस वाले न्यूट्रिएंट सॉइल में पाए जाते हैं। मैम अमोर्फस सब्सटेंस मतलब? अमॉर्फस को हम बोल सकते हैं, जैसे होता है ना अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, में पढ़ते हो ना अमॉर्फस क्रिस्टलाइन को, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप साइज कुछ नहीं होता, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म लाइक में होता है ऐसे कुछ। यस मैम। तो बोलता है आपका माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट क्यों होते हैं? माइक्रोबियल एक्शन के लिए इसलिए रेजिस्टेंट होता है बिकॉज ये सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो चुका है, पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता इजीली।
देखा है कभी आप लोगों के घरों में वो नमक रखा हुआ है, नमक के अंदर कीड़े हो गए या कुछ ऐसा चीज? नो मैम। कितने टाइम तक रख दो, खराब होता है कभी? नो मैम। नो मैम, वो तो खुद ही सब जैसे इनऑर्गेनिक प्रोसेस करता है। सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक है वो। और इवन नमक को तो हम यूज करते हैं ना, जैसे है ना, मम्मी प्रोडक्शन अचार के लिए वगैरह डालती है घर पे, पिकल में नमक डालती है ऊपर से, क्यों? ताकि वहां पे कोई माइक्रो माइक्रो करेक्शन हो जाए। मतलब कुछ ना करे। हाँ यस मैम। exactly। आप समझ में व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन? यस यस मैम। नेक्स्ट वी हैव मिनरलाइजेशन। भाई सॉइल के अंदर हमने ह्यूमस की फॉर्म में सब्सटेंसेस को डाल दिया। अब इन्हीं सब्सटेंस के द प्रोसेस बाय विच ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड कराएंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो रिलीज करेंगे क्या? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर से। मतलब अब भी जो सब्सटेंस बन गए हैं हमारे पास, ये जो ह्यूमस बना है, इस ह्यूमस को प्रॉपर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कराने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये एक बहुत टाइम गेनिंग प्रोसेस है, बहुत सा टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में। है समझ में? अब जो हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए टर्म यूज करते हैं। क्या टर्म यूज कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो फर्टिलाइजर। नेचर्स स्कैवेंजर। नेचर स्कैवेंजर बोल सकता है, हमारे नेचर को पोल्यूट होने से बचा रहे हैं। यस मैम। कर रहा है ना? अब देखो क्या कर रहा है भाई, आपने तो कोई चीज यूज किया, यूज करके फेंक दिया उसको डिग्रेड वगैरह ये सब करने का काम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो कर रहा है। खुद देखो अर्थवर्म है, उसको फ्रेगमेंटेशन करा रहा है, लीचिंग हो रहा है खुद से नेचुरली, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, फंगल बैक्टीरियल एंजाइम्स आके उस पे लग रहा है, ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, और वापस उस सब्सटेंस को सॉइल में डाल दे रहा है। कहीं ना कहीं आप उसको यूज ही करोगे फिर सॉइल को प्लांट में ग्रो करने के लिए। वो नहीं, देखो आपके मान के चलते हैं किसी एक इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान है, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेड बॉडी जंगल में पड़ी हुई है बहुत टाइम तक, धीरे धीरे उसकी बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। उसकी बॉडी पे सबसे पहले क्या होंगे? अर्थवर्म, मतलब अर्थवर्म तो एग्जैक्टली नहीं आएगा क्योंकि वो तो, बट कुछ ऐसे अर्थवर्म के जैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो उसकी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देंगे, यस मैम। है ना? उसकी बॉडी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक वो खुद कंज्यूम कर लेता है, ऑर्गेनिक खुद कंज्यूम कर लेता है, और जितना इनऑर्गेनिक है वही आपका सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। यस मैम। ये होता है। अब इस चार्ट को देखो जरा, ट्री है, मजे से सॉइल में ग्रो हो रहा था, लीफ गिरी लैंड पे, ठीक है, उस लीफ के ऊपर क्या आ गए? इंसेक्ट्स आ गए, इस इंसेक्ट्स ने उसको खाना शुरू करा। अब लीफ ने जब उसको खाया इंसेक्ट को, कुछ न्यूट्रिएंट जो थे वो आपका लीचिंग के थ्रू किस में आ गए? सॉइल में आ गए, एक्शन के थ्रू अंदर आपका सॉइल के अंदर आ गए, तो वहीं पे क्या हुआ? ऑर्गेनिक रिच बन गई आपकी सॉइल। फर्दर डिकम्पोजिशन वगैरह और बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स बन जाए, ये सब होने लग जाता है। लीव्स जो होता है पार्शियली कंज्यूम, डिकम्पोज उसको पार्शियली कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ का आपका लिटर वगैरह बन जाता है। और यही आपकी जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल है वापस से हम यूज करेंगे किसके लिए? प्लांट को ग्रो कराने के लिए। यस मैम। डन? यस मैम। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ तक हमने डिकम्पोजिशन समझ लिया। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे? अब आप खुद सोचो। पहली चीज, सबसे पहले हमारे पास डेट्राइटस है, डेड मटेरियल है जिसको हमें डिकम्पोज कराना है, वो आपका क्या होना चाहिए? उसके अंदर कम से कम अमाउंट में लिग्निन और काइटिन होना चाहिए, कम अमाउंट में लिग्निन और काइटिन। देखो लाइन क्या लिखे हुए, डिकम्पोजिशन रेट आपका बहुत स्लो होगा अगर आपका डेट्राइटस लिग्निन। इसके ऊपर भी बच्चों बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा मान के चलो 95% चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन के, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। यस मैम। लिग्निन और काइटिन, क्यों लिग्निन और काइटिन एनरिच नहीं होना चाहिए? क्योंकि लिग्निन और काइटिन को इजीली डिकम्पोज नहीं कराया जा सकता।
डेट्राइटस जो रेट है वो बहुत हाई होगा कब, जब आपका डेट्राइटस नाइट्रोजन एनरिच होगा या फिर उसके अंदर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ज्यादा होंगे। क्यों वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे? तो इजिली ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सबसे पहले लीचिंग हो जाएगा उनको इजीली, तो इसलिए उनका डिकम्पोजिशन रेट हाई हो जाता है। तो आप हाई के रिस्पेक्ट में बात करना, डिकम्पोजिशन रेट हाई कब होगा, जब आपका हाई नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन रिच होगा, लो लिग्निन होगा बिगिनिंग और और लो लो काइटिन। कार्टेन होगा, तभी आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, ये आपकी केमिकल कंपोजिशन डेट्राइटस की। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर, आपका जितना ज्यादा एनवायरमेंट वार्म और मॉइस्ट होगा उतना ही जल्दी आपका डिकम्पोजिशन होगा। जैसे गर्मियों के मौसम में चीजें जल्दी खराब हो जाती है ना, यस मैम, सर्दियों में तो फ्रिज में रखनी ही नहीं पड़ती। ठीक है, मॉइस्ट, लो टेम्परेचर एंड एनारोबाइसिस इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन को। टेम्परेचर जितना ज्यादा लो होगा, मतलब जैसे सर्दियों में है, वो क्या करता है, डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करता है और एनारोबिक रिएक्शंस को भी इनहिबिट करता है। यस डायबिटिक भी ज्यादा केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? नो मैम, मैम चलो। एनारोबाइसिस मींस एनारोबिक प्रोसेस जो हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन जो प्रोसेस कर, विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस का डिग्रेडेशन करा रहे हैं, होता है ना। आपका कौन सा प्रोसेस होता है वो? फर्मेंटेशन भी तो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस है वो। फर्मेंटेशन भी नहीं होगा आपका लो टेम्परेचर में। ठीक है, आज का ही इतना ही करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्लास में आपका फूड चेन, फूड मतलब चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। यस मैम, नेक्स्ट क्लास हम ओके लेंगे मैम। का, कब लेंगे इन्फॉर्म कर दूंगी मैं आप लोगों को ग्रुप में, कब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास होगा। ओके मैम। ठीक है, तब तक दिवाली एंजॉय करो। मैम अब क्लास नहीं होगी सैटरडे संडे को? सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा।